हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है, हमने अपने चैनल पे काफ़ी लंबे समय से सीरीज चलाई है जहां पर हम आपको रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। बच्चों देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम कवर करते हैं सारे ही पिछले जितने साल हुए हैं उसमें जो एग्जामिनेशन हुए हैं रेलवे के, उन सभी में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो गारंटी देती हूँ मैं कि अगर आप इन सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें आप अटेम्प्ट कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। तो आज भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हम कवर करेंगे बच्चों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं और अभी मैं यूएसए में सेटल्ड हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपने आज के इस वीडियो का। पूछ रहे हैं बच्चों आपसे, ऑब्लिगेटरी एनारोबिक्स किसे कहा जाता है, किन तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। तो देखिए डिफरेंट ऑप्शंस है बच्चों। देखिए सारे ऑप्शंस हम रीड नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम सीधे ही अपने आंसर पे चलते हैं। बट आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको क्या करना है, सारे ही क्वेश्चंस के ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको अच्छे से रीड करना है और उसके बाद अपने आंसर तक आपको पहुंचना है बच्चों। तो ये याद रखना है, ऑब्लिगेटरी एनारोबिक्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। मतलब ये जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ अगर ऑक्सीजन होती है तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, देखिए, रिक्वायर ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट टू ग्रो एंड सर्वाइव। अब देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारी जो क्लॉस्ट्रीडियम की स्पीशीज होती हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाइम और भी जो दूसरी स्पीशीज होती हैं क्लॉस्ट्रीडियम की, वो इन तरह के ऑब्लिगेटरी एनारोबिक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर भी यही सेम जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर पाते या बहुत ही कम कंसंट्रेशन में अगर ऑक्सीजन है तो वहाँ ये ग्रो कर जाते हैं, बट ये प्रेफर करते हैं बिल्कुल ही ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना, देखिए RW कोफिशिएंट टेस्ट का यूज किया जाता है, इसमें से क्या मेजर करने के लिए। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन डी, बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी एंड पोटेंसी ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो ये मेजर करने के लिए RW कोफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखिए किया क्या जाता है, मान लीजिए इसमें दो तरह के, देखिए मान लीजिए दो पेट्री डिश में अलग अलग तरह के सैंपल रखे हैं। एक सैंपल में क्या प्रेजेंट है, एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट जो भी टेस्ट करना है उसको रखा जाता है, और दूसरी जो पेट्री डिश है उसमें क्या रखा जाता है, ऐसा सैंपल जिसमें बैक्टीरिया या किसी भी तरह का वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब ये जो एंटीसेप्टिक जिस पेट्री डिश में हमने रखा था उसको पोर कर दिया जाता है उस पेट्री डिश में जहां पर बैक्टीरिया वाला सैंपल रखा है, ऐसा सैंपल जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, और देखा जाता है कि देखिए कितनी देर में ये जो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट है ये बैक्टीरियाज को या माइक्रोब्स को किल कर देता है। टिपिकली देखिए 10 से 60 मिनट का, यानी 10 मिनट से 1 घंटे तक का टाइम दिया जाता है, और फिर इसमें देखा जाता है कि कितनी जो माइक्रोब्स हैं वो किल किए गए हैं इन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के द्वारा, और उसके थ्रू निकाला जाता है RW कोफिशिएंट। तो ये जो बेसिकली एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की जो पोटेंसी होती है कि कितनी कम कंसंट्रेशन में वो कितना इफेक्टिव हो सकता है, ये चेक करने के लिए इस तरह का RW कोफिशिएंट टेस्ट किया जाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है अगर हमारी आई में एंटर कर जाता है। तो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा। एक ऐसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो करता है ये आईज में। क्यों शो करता है, देखिए किसी भी कारण से अगर ये ह्यूमन आई में एंटर कर जाता है तो ये एक तरह के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लगते हैं जो कि बेसिकली आई के कॉर्निया को और आई के जो दूसरे टिश्यूज होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उसको थोड़ा से खराब करने लगते हैं। और देखिए किस किस तरह का इन्फेक्शन कॉज करता है ये स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अलग अलग टर्म्स है। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस क्या कहा जाता है, पिंक आई की कंडीशन को कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस। केराटाइटिस आप देख रहे हैं, केराटाइटिस क्या होता है, जो कॉर्निया का इन्फेक्शन होता है। कॉर्निया क्या होती है बच्चों, हमारी प्यूपल के अराउंड एक तरह की ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसको कहा जाता है कॉर्निया। तो अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया जैसे कि आप इस कंडीशन में देख रहे हैं तो उसको कहा जाता है केराटाइटिस। यहाँ पर आप
नेक्स्ट आप देखिए एंडोफेथेलमाइटिस। एंडोफेथेलमाइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन होता है विट्रस ह्यूमर का। जैसे कि आप जानते हैं हमारी आई में फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, ह्यूमर प्रेजेंट होता है, जिसको एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया है तो उस तरह के कंडीशन को कहा जाता है एंडोफेलमाइटिस। और अब आप लास्ट देख रहे हैं बच्चों ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, यानी इन्फेक्शन जो आई के टिश्यूज होते हैं उनमें अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस कहा जाता है। तो ये सारी ही टर्म्स बच्चों कंजक्टिवाइटिस, केरेटाइटिस, ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस और एंडोफेलमाइटिस, ये सारी ही टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए केमिकल शिफ्ट को एक्सप्रेस किया जाता है, इसमें से किस यूनिट के थ्रू उसको एक्सप्रेस किया जाता है? डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन ए, पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस किया जाता है केमिकल शिफ्ट को। अब देखिए ये जो पूरा ही आप डायग्राम देख रहे हैं ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का डायग्राम है, जहां पर यहाँ पर आप सैंपल देख रहे हैं। इसके थ्रू इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स के अंदर देखिए पूरा ही सराउंडेड है ये मैग्नेट से, और यहाँ पर एक तरह का डिटेक्टर फिक्स होता है जो जितने भी एब्जॉर्ब हो रही है रेडिएशंस, RF ट्रांसमीटर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके थ्रू, तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन को रिकॉर्ड कर लेता है। इस तरह का एक स्क्रीन होती है जहाँ पर ये सारी ही रीडिंग्स को रिकॉर्ड करता है। अब देखिए बात आती है कि केमिकल शिफ्ट को मेजर क्यों किया जाता है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का पर्पस क्या होता है? तो देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर किसी भी चीज़ का फाइंड आउट करना है, जब न्यू डिस्कवरीज होती रहती हैं तो उसमें अगर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता लगाना है तो इस तरह की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर इस तरह की केमिकल शिफ्ट्स को मेजर किया जाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इसको एक्सप्रेस करा जाता है पार्ट्स पर मिलियन में, बट बेसिकली देखिए केमिकल शिफ्ट को डिनोट किया जाता है सिंबल डेल्टा की फॉर्म में, और जो दूसरी यूनिट्स है जिसकी फॉर्म में केमिकल शिफ्ट को एक्सप्रेस किया जाता है तो वो दूसरी यूनिट्स भी आपको याद रखनी है बच्चों, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है आपसे। हर्ट्स में डिनोट किया जाता है, रेडियन पर सेकेंड में, पार्ट्स पर मिलियन जो कि हमारा ऑप्शन में हमारा एक ऑप्शन दिया गया था करेक्ट ऑप्शन, एंड परसेंट। तो इन चारों ही चीज़ों में केमिकल शिफ्ट को एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए हार्ट एंड लंग्स आर लोकेटेड इन, मतलब आपसे पूछ रहे हैं हार्ट और लंग इसमें से किन कैविटी, किस तरह के कैविटी में लोकेटेड होते हैं? डिफरेंट कैविटीज बताई गई है बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन ए, थोरैकिक कैविटी में पाए जाते हैं हार्ट एंड लंग्स। यहाँ पर देखिए दो फिगर्स आपको दिखाए हैं, ये फिगर जो आप देख रहे हैं इसमें ये कैविटी है थोरैकिक कैविटी, जहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी दोनों ही लंग्स प्रेजेंट होती है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, और इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो देखिए अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे लार्जेस्ट कैविटी कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी सबसे लार्जेस्ट कैविटी होती है, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कैविटी होती है थोरैकिक कैविटी। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन बन गए, जिन तीनों को ही आपको याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं द सॉल्वेंट यूज्ड इन NMR स्टडी, किस तरह का सॉल्वेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है NMR स्टडीज में? तो देखिए डिफरेंट ऑप्शंस है बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन बी, ड्यूटेरियो क्लोरोफॉर्म। अब सबसे पहले हमने देखा था कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जो न्यू स्पीच होती है, जो न्यू कंपाउंड डिस्कवर किया है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह पता लगाने के लिए। अब देखिए इस केस में सॉल्वेंट का क्या इस्तेमाल होता है? अब जब भी देखिए कोई हम स्टडी करते हैं, कोई भी हम सैंपल बनाते हैं तो उसमें सॉल्यूट मिलाते हैं और सॉल्वेंट मिलाते हैं ताकि एक तरह का सॉल्यूशन फॉर्म में वो सॉल्यूट जो पार्टिकल था वो चेंज हो पाए और इस तरह के सॉल्यूशन को हम इस्तेमाल कर सके एज अ सैंपल। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्वेंट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ जो ये सारी ही चीज़ें हैं इनमें से देखिए ड्यूटेरियो क्लोरोफॉर्म, इसमें से क्या है H को रिप्लेस कर दिया गया है D से। आप देख रहे हैं CHCl3 होना चाहिए था, बट ये CDCl3 है क्योंकि ये ड्यूटेरियो क्लोरोफॉर्म है। इसी तरह से यहाँ ड्यूटेरियम ऑक्साइड देख रहे हैं, वाटर की जगह D2O है। यहाँ पर ड्यूटेरियो मीथेनॉल आप देख रहे हैं, ड्यूटेरियो एसीटोन देख रहे हैं, ड्यूटेरियो बेंजीन देख रहे हैं। इन सभी में वाटर को हाइड्रोजन के आयन को रिप्लेस कर दिया है डी ने। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एज अ सॉल्वेंट में, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये सॉल्वेंट जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इस केस में NMR स्टडी की अगर हम बात करें, इस केस में अगर ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, ड्यूटेरियो प्रेजेंट है, तो ये सॉल्वेंट एक तरह का इनर्ट सॉल्वेंट की तरह काम करता है और सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जिससे कि रीडिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से आ सके। और दूसरी बात ये होती है कि इसकी लो
विस्कोसिटी होती है जिससे सैंपल आसानी से इसमें डिसॉल्व हो जाता है, जो भी सॉल्यूट है वो आसानी से इन तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। हाई ड्यूटेरियम कंटेंट की होने की वजह से जो बैकग्राउंड सिग्नल्स जो कि स्टडी को स्पॉइल कर सकते हैं, रीडिंग आने में दिक्कत कर सकते हैं, ऐसे बैकग्राउंड सिग्नल्स नहीं आने देता है इस तरह का ड्यूटेरियम। और नॉन कंडक्टिव होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, आसपास की जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो सकती है वो सारी नहीं होती है अगर इस तरह का ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट इज़ वाई आपने देखा कितने अलग अलग तरह के सैंपल का इस्तेमाल किया जाता है एनएमआर स्टडीज़ में। देखिए नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, मास स्पेक्ट्रम का ग्राफ जो प्लॉट किया जाता है तो किन दो चीज़ों को लेके इसका ग्राफ बनाया जाता है, किन दो वैल्यूज़ को लेके इसका ग्राफ बनाया जाता है। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन लास्ट हमारा ऑप्शन डी, इंटेंसिटी वर्सेस देयर m/z रेशियो, m/z रेशियो। ये क्या होता है देखिए, इंटेंसिटी को y एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है एंड मास टू चार्ज जिसको m/z कहा जाता है उसको x एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है। और इस तरह की रीडिंग जो आपने देखा था एक स्क्रीन होती है तो उस पे इस तरह की रीडिंग्स को फिर प्लॉट किया जाता है। मास स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पता लगाने के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है उस कंपाउंड का इसका पता लगाने के लिए, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न मतलब जब उसको तोड़ा जाए तो किस तरह के फ्रेगमेंट उसमें बनते हैं इसका पता लगाने के लिए। तो इन सारी ही चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को, जिसमें इस तरह का ग्राफ प्लॉट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं देखिए, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन को की बॉडी स्वेल होने लगती है। वो जो स्वेल वाला पार्ट है जो सूज गया है वो उस पार्ट थोड़ा सा गर्म होने लगता है यानी हीटेड होने लगता है, रेडनेस यानी लाल हो जाता है वो वाला पार्ट, और उस पार्ट में पेन यानी दर्द होने लगता है। तो ये सारी आपको इंडिकेशंस बताई हैं और आपसे कंडीशन पूछिए कि कौन सी ऐसी कंडीशन है। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर इसका ऑप्शन ए, इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन में ये सारी ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब ये देखिए इन्फ्लामेशन होती क्यों है, तो इसके अलग अलग रीजंस होते हैं। बहुत बार हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है, वो इसलिए भी हो सकता है ताकि क्योंकि बाहर से किसी तरह का एंटीजन एंटर कर गया बॉडी में, या कभी कभार खुद भी वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। कि यहाँ पर लिखा है देखिए किसी तरह की इंजरी अगर हो गई है, किसी तरह का इन्फेक्शन अगर हो गया है, मतलब बाहर से फॉरेन एंटीजन एंटर किया है, या किसी भी तरह का डैमेज हो गया अगर हमारी बॉडी में, तो इस तरह की इन्फ्लामेशन देखी जाती है जिसमें ये सारे ही साइंस बहुत ही कॉमन है। स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, पेन होना, लॉस ऑफ फंक्शन यानी थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ जाना उस पार्ट का। तो ये इसका ऑप्शन में हमने देखा आंसर है ऑप्शन ए, इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए, इंक्रीज इन सिम्टम्स और सीवियरिटी ऑफ कंडीशन, उसको इसमें से किस नाम से जाना जाता है। आंसर पहले हम देख लेते हैं फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आंसर इसका ऑप्शन बी, एक्सरबेशन। अब देखिए जहां भी आप ये टर्म देखेंगे एक्सरबेशन, आपको समझ जाना है कि किसी भी अगर कोई भी डिसीज वाली कंडीशन है जो कि वोर्स हो रही है, मतलब हालत जो है और ज़्यादा खराब हो रही है समय के साथ साथ, उसको कहा जाता है कि वो कंडीशन, वो डिसीज वाली कंडीशन एक्सरबेट हो रही है। यानी यहाँ पर लिखा है देखिए इंक्रीज इन सिम्टम्स और सीवियरिटी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एस्थमा के केस में, एस्थमा के ऐसे पेशेंट होते हैं जहाँ पर उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। ख़राब क्यों होने लगती है, डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। अगर वो किसी ऐसे एरिया में चले गए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, या सांस ठीक से उनसे नहीं ली जा रही है, तो इन तरह की कंडीशन में उनकी हालत जो है वो एक्सरबेट होने लगती है, एक्सरबेशन की कंडीशन में पहुँच जाती है। तो किसी भी डिसीज़ की अगर इस तरह की कंडीशन होती है, सीवियरिटी बढ़ने लगती है, तो उसे कहा जाता है कि इसकी कंडीशन एक्सरबेट हो गई है। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पूछ रहे हैं आपसे, अ डिसीज ऑफ अननोन ओरिजिन इज रेफर्ड एज, ऐसी डिसीज जिसका जो क्यों हुई है उसका कारण नहीं पता है, इस तरह की डिसीज को क्या कहा जाता है। तो आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन डी, इडियोपैथिक डिसीज कहा जाता है। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने कुछ गलती से खा लिया है या कोई दवाई ली है, तो उसमें उस दवाई का या उस फूड आइटम का ऐसा रिएक्शन देखा जा रहा है जो आम पॉपुलेशन
पॉपुलेशन में यानी जो आम जनता है उसमें नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है इडियोपैथिक डिसीज या इडियोपैथिक सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। मान लीजिए पर्सन ने पैरासीटामोल ली है और बहुत ही सडनली उसकी बॉडी पे रैशेज आने लगे हैं। तो ये तो जनरल केस में नहीं होता है, पैरासीटामोल तो सबको सूट करती है, बट अब इस पर्सन को ये सूट नहीं कर रही है, तो इसकी कंडीशन में इसको कहा जाएगा कि ये इडियोपैथिक सिम्टम है पैरासीटामोल का। ये फॉर एग्जांपल आपको समझा रहे हैं। अगर हम बात करें इडियोपैथिक टर्म की, तो ये देखिए ग्रीक वर्ड से आया है। इडियोस मीन्स सेल्फ और वन नोज, मतलब किसी को इसके बारे में पता नहीं होता, एंड पैथोस मीन्स सफरिंग। तो ऐसी सफरिंग जिसके बारे में पता ना लगाया जा सके उसको कहा जाता है इडियोपैथिक सिम्टम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे, और इस बार जैसे कि हमने आपको बोला है गारंटी है कि एक सीट तो हमें लेनी ही लेनी है, तो उसके लिए तैयारी आप अभी से शुरू कर दें बच्चों। सारी ही वीडियोस को अच्छे से देखें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह से कोई भी सुझाव अगर आपके मन में है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।